हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रन अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर जो भी न्यूमेरिकल ज़्यादातर बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो बेसिकली बोर्ड्स एग्ज़ाम में हमारे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो हम इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो मेजरली एनसीईआरटी से ही इंस्पायर्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है। तो हम सिंपली डेफिनेशन इसकी ये रहती है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज सर्किट इज अ क्लोज पाथ क्लोज path in which electric current can flow. Electric current can flow मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ है जिसके अंदर एक करंट, जो करंट है वो फ्लो हो सके। फॉर एग्जांपल ये है, ये बैटरी हो गई और ये हो गया। तो ये एक क्लोज पाथ हो गया, यहाँ पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक इस तरीके से करंट फ्लो होगा। तो ये क्लोज है और यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर बैटरी लगा दें हम, तो उसके अंदर करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन 1 सेकेंड, यानी कि किसी भी वायर के अंदर 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो सिंपल जो फॉर्मूला रहता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज जो कि फ्लो हो रहे हैं किसी भी, जो भी वायर है या जो भी क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, टोटल टाइम कितना लग रहा है। फॉर एग्जांपल एक हम ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लिया 25 कूलम चार्ज इन 5 सेकेंड, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो सिंपल Q अपॉन टी कर देंगे, डेट इज इक्वल्स टू 25/5, डेट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। एम्पियर क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है। एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट है, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। में पूछा है कि हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिला दें ताकि 1 कूलम चार्ज बन जाए। तो एज वी नो, स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। एज वी नो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमें ये पता करना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम मिला दें कि 1 कूलम चार्ज बन जाए। तो सिंपली 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे हमें, और फिर इसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनको जब हम मिला देंगे तो ये सब मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स, द डिफरेंस बिटवीन
to potential is called potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जनरली क्या रहता है, एक एक हाई पर रहता है और एक लो पर रहता है, और उन दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मान लीजिए कि एक पे 10 वॉट है और एक पे 5 वॉट है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा 10 - 5 वो रहता है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये जो हाई है इसमें से अगर हम लो माइनस कर दें तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं, जनरली व्हेन वी से डेट, जनरली जब हम ये बोलते हैं कि किसी भी बैटरी का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है या 6 वोल्ट है, तो बाय रेफरेंस हम ग्राउंड लेते हैं, मतलब कि जो नेगेटिव वाला रहता है उसे हम ग्राउंडेड लेते हैं, यानी ज़ीरो। वो बेसिकली एग्जैक्ट 5 नहीं होता, उसे 5 - 0 कर सकते हैं, यहाँ पर हाई हो गया, लो हो गया, तो ये दो पोटेंशियल्स हो गए, इन दोनों का डिफरेंस लेके ये 5 वोल्ट जो हमें बैटरी के ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड से एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम वी क्या है, वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। इसका जो ग्राफ बनता है वो वी और आई के बीच का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन से लीनियर ग्राफ रहता है, यानी जैसे जैसे आप वी की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। तो जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट रहता है, जैसे हम जानते हैं। इसे हम यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। तो यही ओम्स लॉ है, वी इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज इज डायरेक्टली proportion to the current flow through it। लेकिन इतना कह देने से ही हमारा ओम्स लॉ नहीं होता, इसमें एक एफिशिएंट सफिशिएंट कंडीशन होती है कि जो टेम्परेचर है हमारा वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट फ्लो थ्रू इट, और इसमें ये कंडीशन रहती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें ग्राफ लीनियर बनता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, और वी इक्वल्स टू आई आर हो जाता है। आई रेजिस्टेंस रहता है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे एक वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो इसे रोक रही है, तो इसका जो मेजरमेंट रहेगा वही जनरल रेजिस्टेंस के फॉर्म में रहता है। रेजिस्टेंस जैसे कि हम ओम्स लॉ से देख चुके हैं, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। इसका एक और फार्मूला होता है रेजिस्टेंस को निकालने का, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ पर रो क्या है और एल क्या है, ए क्या है, ये देखते हैं। रो यहाँ पर है रेजिस्टिविटी,
एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, मतलब कि किस वायर की आपको रेजिस्टेंस निकालना है। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जिस वायर का आप रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं उसका एरिया कितना है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए रेजिस्टेंस के, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई और आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई और आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है। सबसे पहला फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लेंथ ऑफ द वायर। Resistance inversely proportional to the area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस फिर इस तरीके से जो फार्मूला बनता है, रेजिस्टेंस एल अपॉन ए, और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन रहता है उसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पर रो क्या है, रो रहती है आपकी रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी एक तरीके से एक प्रॉपर्टी रहती है किसी भी मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया हमारा कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस हाउ मच इट कैन परसिस्ट द करंट और जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ पर जो रो रहती है वो रेजिस्टिविटी रहती है। रेजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस तो हमारा लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता ही है, अगर हम लेंथ और एरिया चेंज करेंगे तब रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो रहती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है, मटेरियल प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी आपकी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप मटेरियल ही चेंज नहीं कर देंगे, अगर आपने मटेरियल ही चेंज कर दी तब आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। को यही क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हम देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से लिखते हैं, रेजिस्टेंस एक तरफ हो गया अपना रेजिस्टिविटी। पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के, रो इंडिपेंडेंट। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो इंडिपेंडेंट। इसका जो फॉर्मूला रहता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और ये रो जो रहती है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल प्रॉपर्टी रहती है। इसका हमारे पास कोई जनरली फार्मूला नहीं होता है, बस ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करा जाता है
और फिर उसके बाद जो वैल्यू मिलती है हमें वो एक्सपेरिमेंटल रहती है, जनरली इसके कोई फार्मूले नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल। तो इसमें पूछा है कि पैरेलल में हम जब कनेक्शन करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल कनेक्शन दिखता कैसा है। ये ले लीजिए, एक बैटरी है आपके पास और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ये ये बैटरी, ये R1, ये R2 और ये R3। हम देखेंगे कि R1 इज पैरेलल टू R2 एंड पैरेलल टू R3। तो इसमें हम देखेंगे वोल्टेज डिफरेंस सब में सेम है। एंड करंट डिवाइड। सबसे जो मेजर एडवांटेज रहता है कि जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, इफ वन डिवाइस फेल, अदर वर्क्स एज इट इज। और दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये रहता है कि ऑल डिवाइसेस हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये कनेक्शन अगर हमारे पास पैरेलल में नहीं होके सीरीज में होते, तब ये कुछ इस तरीके से दिख रहे होते। ये R1 R2 R3 और ये हमारे पास R1 R2 R3 और ये हमारे पास वोल्ट हो गया। मान लीजिए कि R1 जो डिवाइस है वो ख़राब हो गया, तो अब R1 ख़राब हो गया तो R2 एंड R3 तक तो हमारे पास करंट पहुंचेगा ही नहीं, रिसीव करंट। जब करंट ही रिसीव नहीं होगा तो वो कुछ वर्क भी नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहता है कि जब हम कनेक्शन सीरीज में कर देते हैं, तो अगर एक डिवाइस हमारा फेल हो जाता है तो जो दूसरे डिवाइस हमारे वो भी वर्क नहीं करते। इसी को ओवरकम करने के लिए हम डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्शन कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है तो दूसरे डिवाइसेस एज इट इज़ वर्क करें और सभी डिवाइसेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिले। सेम क्वेश्चन अभी जो पिछला था कि वाई इज सीरीज कनेक्शन नॉट प्रेफर्ड इन होम, तो इसका सिंपल सा आंसर यही हो जाएगा कि बिकॉज इफ one device fail, other also do not work। मान लीजिए आपने अपने घर में सारे कनेक्शन सीरीज में कर दिए और आपका कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसके बाद आपके जो भी और कनेक्शन है और डिवाइसेस आपने जो घर में लगा रखे हैं कोई भी काम नहीं करेगा। इससे बचने के लिए हम सीरीज में कनेक्शन ना करके हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीरीज जो सर्किट है वो दिखता कैसा है। ये मान लीजिए R1 एक बैटरी हो गई, इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 देन R3। अब हम निकालते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तो ये अपना हो गया V वोल्ट। तो बेसिकली जब सीरीज में रेजिस्टेंस रहते हैं तो R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर मुझे वोल्टेज टोटल करंट निकालना तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वलेंट। अब यहाँ से मैं आई निकाल के, चूंकि ये तीनों कनेक्शन सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो इन ऑल डिवाइसेस। जब तीनों का हमें करंट पता चल जाएगा तो हम V1 इज इक्वल्स टू आई R1, V2 इज इक्वल्स टू आई R2 एंड V3 इज इक्वल्स टू आई R3, तीनों का क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे
और जो v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 होना चाहिए आइडियल केस में। अगर ये हमारा आइडियल केस में नहीं आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन गलत पड़ी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सेम हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट सर्किट दिखता कैसा है। तो ये एक बैटरी हो गई हमारे पास, और ये एक रेजिस्टेंस R1, ये एक रेजिस्टेंस R2, ये एक रेजिस्टेंस R3। तो ये अपना हो गया R1, R2 और R3। ये हमारे पास V हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट इट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अगर इफ टू डिवाइसेस ओनली, अगर हमारे पास सिर्फ दो ही डिवाइस हैं तब R इक्विवेलेंट का सिंपल फार्मूला रहता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि आपके कैलकुलेशन में टाइम को बचा देगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर क्या है इसे देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली कि इसका फॉर्मूला रहता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। मतलब कि एक रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस हमने करंट फ्लो करा दिया, तो उसके थ्रू हम कितना काम करा सकते हैं, उसे कितनी पावर उसे जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब हमने जो उसे एनर्जी दी है वो कितनी रेट से उसे कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल पावर जो रहता है उसका जो फॉर्मूला रहता है P इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पर हम V को आई स्क्वायर आर कर देते हैं। यहाँ पर हम V को V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ एज वी नो, ओम्स लॉ। तो ये हमारा एक और फार्मूला बन गया। अगर मैं V को चेंज करने के बजाय मैं I को चेंज करूं तब ये हो जाएगा P इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह हम क्या कर सकते हैं V अपॉन आर। तो ये हो गया अपना V स्क्वायर बाई आर। और इसकी जो यूनिट रहती है वो वाट रहती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल पावर है क्या। इलेक्ट्रिकल पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब कि हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वो कितनी रेट से, यानी कि एक सेकंड में कितनी वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई। और अगर मैं V की जगह ओम्स लॉ का यूज करके V इक्वल्स टू आई आर कर दूं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, स्क्वायर अपॉन आर नहीं, आई स्क्वायर आर। यहाँ पर आई स्क्वायर आर होगा। और मैं P इक्वल्स टू V इंटू वी बाई आर, अगर मैं आई की जगह V बाई आर कर दूं तो V स्क्वायर आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डिराइव पावर फार्मूला, मतलब पावर का फार्मूला इसे डिराइव करना है जैसे हम पीछे देख ही चुके हैं P इक्वल्स टू वी आई। अगर मैं P इक्वल्स टू वी आई V की जगह, जैसे हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो मैं V की जगह आई आर कर दूं तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा ये। और अगर मैं V को चेंज करने की जगह आई को चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। अब देखते हैं हम वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू एम्पियर करंट। और हम जानते हैं कि एम्पियर करंट कैसे निकालते हैं हम? ए इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हमारे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? रेजिस्टेंस दिया है आर इज इक्वल्स टू 10 ओम और एक करंट दिए, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये दिया हमारे पास 2 एम्पियर और हमें निकालना क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बाय अप्लाइंग लिखेंगे हम, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 इंटू 10, डेट इज इक्वल्स टू 20 वाट। तो हमारे पास वोल्टेज कितना आ गया? 20 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पावर ऑफ अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट 220 वाट विद अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया है? हमें वोल्टेज दिया है 220 वाट और हमारे पास करंट दिया है 2 एम्पियर और हमें पावर निकालना है। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज टू वी इंटू आई, पावर इज टू वी इंटू आई। अब हम पी इज टू 220 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 440 वाट। जनरली अगर आपको इसमें फॉर्मूले लगाना आ रहा है तो इसमें बेसिकली बहुत आसानी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में आपके। तो हमारे पास यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दिए हैं, टू रेजिस्टेंस 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो कनेक्शन दिया है वो किस में दिया है, सीरीज में या पैरेलल में। तो ये कनेक्शन सीरीज में है तो R1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 ओम, R2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 ओम। और हम जानते हैं कि अगर दो कनेक्शन सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पर 2 प्लस 4 डेट इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्शन करें, आइए ये भी देख लेते हैं कि ये सर्किट बनेगा सीरीज में किस तरीके से बनेगा। ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया और ये एक बैटरी हो गई। मान लीजिए अगर वो, मान लीजिए ये बैटरी हो गई अपनी 12 वोल्ट। अगर मान लीजिए वो बोलता कि आपको V1 और V2 भी निकालना है, तब हम पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं V इक्वल्स टू आई आर से, आई आर इक्विवेलेंट से। तो ये हो जाता है 12 इक्वल्स टू आई आर की वैल्यू हो जाती 6, तो करंट हमारे पास आ जाता है 2 एम्पियर। क्योंकि ये दोनों R1 और R2 R2 हमारे सीरीज में है तो इन दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो सेम ही होगा। तो हम V1 निकाल सकते हैं आई R1 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 वोल्ट, और V2 हम निकाल सकते हैं आई R2। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 इंटू 4 दैट इक्वल्स टू 8। और हम देखें यहाँ पर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 भी अब वैलिड है। तो यानी हमारी कैलकुलेशन सही है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाई a 100 watt bulb in 10 आवर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? एनर्जी पूछी है और हमें दिया है पावर दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है इन्होंने? 100 वाट।
और टाइम क्या दे रखा है हमें, 10 आवर। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है P इंटू टी। पावर क्या रहता है कि आप किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। बेसिकली पावर रहता है कि आप किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो एनर्जी जो हो गई P इंटू टी हो गई। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर दे रखी है हमें 100 वाट और टाइम दे रखा है 10 आवर। ये हो गया 1000 वाट आवर दैट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि सिंपल ही है लेकिन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वही से हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ए की वैल्यू दे रखी है हमें, आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। हमसे पूछा है फाइंड द चार्ज। फाइंड चार्ज मतलब कि उस वायर जो भी है उसमें से 2 एम्पियर करंट 5 सेकेंड के लिए फ्लो हुआ। तो हमें बताना है कि टोटल चार्ज उस वायर से 5 सेकेंड के अंदर कितने फ्लो हुए होंगे। तो हम जानते हैं कि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो हमें आई की वैल्यू दे रखी है 2, दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई 5। तो क्यू इज इक्वल्स टू 10 कूलम, यानी टोटल 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हुआ होगा 5 सेकेंड में उस वायर से। एक और देख लेते हैं हम, रेजिस्टेंस निकालना है हमें, फाइंड रेजिस्टेंस। फाइंड रेजिस्टेंस इफ V1 इक्वल्स टू 12 वोल्ट, आई इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। हमें रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज दे रखा है, हमें करंट दे रखा है। तो हम अप्लाइंग ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू होगी 12, आई की वैल्यू होगी 3 R। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4 ओम। ये जो ओम्स लॉ है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आइए अब हम लास्ट में इस चैप्टर को वाइंड अप करने से पहले इस चैप्टर की थोड़ी समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से मेन फार्मूलाज हैं, कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। समरी में सबसे पहले आपको आई इक्वल्स टू क्यू टी का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखना है। उसके बाद सबसे मेन फार्मूला V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आ जाता है आपका थर्ड नंबर पे, V इक्वल्स टू आई आर। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और P इक्वल्स टू वी आई। P इक्वल्स टू वी आई, या फिर बोल दीजिए आर आई स्क्वायर बाई आर, या बोल दीजिए V स्क्वायर बाई आर। इसके अलावा लास्ट जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। इसके अलावा जो भी कनेक्शंस हैं इन सीरीज, अगर हमें कोई भी कनेक्शन सीरीज में दिया है तो आर इक्विवेलेंट निकालना होगा आपको। तो वो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 का मतलब कि आगे जितने भी कनेक्शन होंगे उसको आपको इसी तरीके से ऐड ऑन करना है। और कनेक्शन इन पैरेलल में अगर कनेक्शन है तो आपको 1/R इक्विवेलेंट निकालना होगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 अप टू एन। मतलब जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए पहले आप उनका रेसिप्रोकल निकालिए, फिर सबको ऐड करिए, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालिए, तब आपको आर इक्विवेलेंट निकलेगा। और इसमें जो आर इक्विवेलेंट अगर दो रेजिस्टेंस रहते हैं तो आपको याद करना रहता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर में मेनली आपके जो फॉर्मूलाज हैं वही मेन है, उसी को याद कर लीजिए, उसी से काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।